नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। 24 के सिंहासन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। और आज बात होगी देश में 24 के चुनावी किले को जीतने के लिए नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सत्ता के महासंग्राम में शिखर पर पहुंचने के लिए जनता को साधने में राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश तेजी से चल रही है। बीते 3 दशकों से जनता की धुरी बसपा, सपा और बीजेपी कांग्रेस के बीच ही घूम रही है। आजादी के बाद 1951 में फैजाबाद पूर्व के नाम से बने लोकसभा क्षेत्र में शुरुआती 2 जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस को 1962 में अकबरपुर सुरक्षित सीट बनने के बाद जनाधार मिला था और वहीं 1967 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने कांग्रेस की लगातार जीत के क्रम को तोड़ा था। इतना ही नहीं बल्कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में सिर्फ और सिर्फ 29 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। कर्नाटक में 25 और तेलंगाना में सिर्फ 4 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी। इसका मतलब दक्षिण की 101 सीटें बीजेपी की पकड़ से दूर रही। इसलिए बीजेपी की जो नजर है इस बार दक्षिण पर सबसे ज्यादा है। उत्तर में बीजेपी ने शिखर को करीब करीब पा लिया है, लेकिन कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ गई है। तो 370 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी कांग्रेस को अलग अलग मोर्चे पर लगातार घेर रही है। चुनावी रैलियों के दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के कई ऐसे मुद्दों को उठाया जो कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक इतिहास को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। और इसी बीच कांग्रेस की कमियों को तलाशने में जुटी बीजेपी को विपक्षी नेता भी लगातार बयानबाजी कर मौका दे रहे हैं। संकट में घिरी कांग्रेस के लिए उसके नेता बयानबाजी कर और परेशानियां पैदा कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस नेता बयान देकर उनकी मदद खुद ब खुद कर रही हैं। 7 समंदर पार अमेरिका में बैठे कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स पर बयान देकर कांग्रेस की विरासत को खतरे में डाल दिया है। बीजेपी ने पहली फुर्सत से इस मुद्दे को उठा करके कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए कि भारत में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं को सैम पित्रोदा के बयान पर सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। तो आज हम सबसे पहले चुनाव के दूसरे चरण की बात करेंगे। लोकसभा निर्वाचन का चुनावी शोरगुल आज शाम 6 बजे से थम गया है। चुनाव प्रचार थमने से पहले यानी आज नेताओं के वोटर्स के रुख को अपनी ओर मोड़ने में पूरी ताकत झोंक दी और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। वहीं राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने चुनावी हुंकार भरी। बता दें कि 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनावों में 2,80,78,399 वोटर्स वोट करेंगे और इसके लिए राजस्थान इन सभी लोकसभा क्षेत्र में कुल 28,756 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं यूपी में दूसरे चरण में 8 सीटों पर मतदान होगा। तो अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा और इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 91 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। देखिए, सैम पित्रोदा जैसे लोग और जो विपक्ष के जितने भी लोग हैं, जो लोग इंडी गठबंधन जिसको नाम दिया जा रहा है, जितने लोग ये लोग हताश हैं, निराश हैं पूरी तरह से, क्योंकि इनको कहीं कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा है, कोई विशेष मुद्दा है नहीं। हर तरफ विकास, हर तरफ इन लोगों ने देखा कि देश अपने विकास की नई नई भुजाएं फैला रहा है, तो इनको कोई मुद्दा मिला नहीं। अभी नई बातें करेंगे, हताश हैं, निराश हैं, सिर्फ इनकी निराशा बोल रही है। ये सिर्फ सैम पित्रोदा जी से आप इसको मत जोड़िए, ये पूरे विपक्ष की कहानी यही है। सभी पूरे विपक्षी यही सोच रखते हैं। उनकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, होना चाहिए, लेकिन विदेशों में जो नीति है कि जब हम टैक्स पेयर होते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है मेरे समस्त सुविधाओं को ध्यान देने के लिए। जैसे हम अगर टैक्स पेयर है तो हमें वहाँ बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है जब तक हमें सरकार काम नहीं देती है। वो पद्धति भी वो लागू कराए। सैम पित्रोदा है कौन? सैम पित्रोदा भारत की संस्कृति को, भारत के नब्ज को कितना जानता है और वो किसका सलाहकार है? वही आलू से सोना निकालने वाले का सलाहकार है। सैम पित्रोदा जैसे लोग हैं जो देश को खंड खंड करने की बात करते हैं,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के डीएनए को, नब्ज को समझते हैं, और उसी नब्ज को समझते हुए प्रधानमंत्री ने राजस्थान में पहले ही कह दिया कि इस प्रकार के ये इंडी गठबंधन के जो लोग हैं ये देश को तार तार करने वाले हैं, देश की संपत्ति को हड़पने वाले हैं। इनके पूर्व प्रधानमंत्री, इनकी पार्टी के मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। क्यों कहा था? किस तरह की सब बात होती है? अरे कितना बड़ा देश का विरासत है, कितनी बड़ी साझा संस्कृति है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कहां से कौन सा उम्मीदवार बना हुआ है। सबसे पहले जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश बैतूल का, जहां से बीजेपी प्रत्याशी दुर्गा दास उइके चुनावी मैदान में गीतू है। बिल्कुल, और कांग्रेस की तरफ से रामू टेकाम को यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया है। ये लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में हम सीट की बात कर रहे थे। होशंगाबाद सीट की अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से, तो बीजेपी से दर्शन सिंह चौधरी चुनावी मैदान में है और कांग्रेस पार्टी से संजय शर्मा को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी से संजय शर्मा यहां पर चुनावी मैदान में। जिक्र अगर रीवा मध्य प्रदेश का किया जाए तो बीजेपी की तरफ से जनार्दन मिश्रा पर भरोसा जताया गया है चुनावी मैदान। बिल्कुल, और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर नीलम मिश्रा को कैंडिडेट बनाया गया है। ये रीवा से कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से, तो नीलम मिश्रा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं सतना मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर गणेश सिंह है। तो उधर कांग्रेस से जो टक्कर देने वाले हैं वो है सिद्धार्थ कुशवाहा चुनावी मैदान में। बिल्कुल, और खजुराहो की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से विष्णुदत्त शर्मा चुनावी मैदान में है और एआईएफबी से आरबी प्रजापति चुनावी मैदान में बीजेपी प्रत्याशी के सामने उतारे गए। बिल्कुल, और ये 26 अप्रैल को दूसरा चरण होना है। वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कौन सी सीट से कौन चुनावी मैदान में उतर रहा है। बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो दमोह सीट से राहुल लोधी को टिकट दिया गया है और कांग्रेस पार्टी से तरबर सिंह लोधी चुनावी मैदान में है। वहीं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो यहां से बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र कुमार सिंह खटीक को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल, और कांग्रेस की तरफ से पंकज अहिरवार को यहां पर कैंडिडेट घोषित किया गया है। तो ये टीकमगढ़ सीट से उम्मीदवारी हम आपको बता रहे हैं बीजेपी से कौन है और वहीं कांग्रेस की तरफ से किसे मौका दिया गया है। तो पंकज अहिरवार होंगे कांग्रेस की तरफ से टीकमगढ़ सीट पर, और बीजेपी से वीरेंद्र कुमार सिंह खटीक चुनावी मैदान में है। देखिए टीकमगढ़ का जिक्र हो रहा है तो थोड़ा सा टीकमगढ़ को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर जो मुकाबला है वो बेहद ही ज्यादा दिलचस्प हो चला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो देखिए चर्चा करने के लिए अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शुभम पांडे मुंबई से जुड़ चुके हैं, तो प्रदीप नामदेव रायपुर से गीतू जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, और बात करें जयपुर की तो वहां से हमारे सहयोगी प्रशांत शर्मा जुड़े हुए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे ही हम ताज़ा अपडेट ले लेते हैं आखिर क्या कुछ है सीटों का हाल। अगर हम बात करते हैं नरेंद्र, तो सेकंड फेज के लिए आज चुनाव प्रचार थम चुका है। ऐसे में कितनी ताकत झोंकी गई है सभी दलों के द्वारा? अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर में करीब 26 लाख के करीब में जो मतदाता हैं वो 26 अप्रैल को आने वाले समय में अपना मत का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे 3 प्रत्याशी जो कि भाजपा से डॉक्टर महेश शर्मा और बसपा से राजेंद्र सोलंकी और सपा से डॉक्टर महेंद्र नागर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में करीब 5 विधानसभाएं, नोएडा, दादरी, जेवर और सिकंदराबाद और एक ऊर्जा विधानसभा, इसमें करीब 26 लाख जो मतदाता हैं वो 26 अप्रैल को अपने मत का उपयोग करेंगे। और कहीं ना कहीं जो तीनों प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। लगातार जो स्टार प्रचारक थे भाजपा के, उन्होंने लगातार यहाँ पे रैली करी है। सूबे के जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लगातार गौतम बुद्ध नगर में कई जनसभाएं करी थी। और कल ही जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के फेवर में उन्होंने कल ही रैली करी है। तो कहीं ना कहीं उससे एक दिन पहले ही बसपा की जो प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी, उनके लिए जो मायावती हैं, उन्होंने सिकंदराबाद में रैली करी थी। उससे पहले अखिलेश यादव ने अपने सपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर के लिए सिकंदराबाद में रैली करी थी। तो कहीं ना कहीं जो तीनों प्रत्याशियों में कह सकते हैं कि जो भाजपा और जो बसपा है
उनमें अभी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि जो सपा प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं जो टक्कर है उनकी बसपा से साफ तौर पे दिखाई दे रही है, और बीजेपी की जो टक्कर दिखाई दे रही है गौतम बुद्ध नगर में वो राजेंद्र सोलंकी जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं उनसे दिखाई दे रही है। तो यानी कहीं ना कि कहीं नरेंद्र जो ये कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध नगर में जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो चला है। चलिए जयपुर चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी प्रशांत शर्मा जुड़े हुए हैं। जयपुर प्रशांत, राजस्थान में एक फेज में चुनाव हो चुका है, अब दूसरे फेज की बारी है। 26 अप्रैल को कल वोटिंग होनी है, तो क्या लग रहा है दूसरे फेज के लिए? जी देखिए, राजस्थान में दूसरे फेज के लिए 13 सीटों पर वोट 26 तारीख को डलेंगे, जिनमें महत्वपूर्ण सीटों की अगर हम बात करें तो कोटा सीट, जहां से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मैदान है। जोधपुर सीट, जहां से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में है। वहीं बाड़मेर की बात करें तो वहां से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मैदान में। ये 3 सीटें जो बीजेपी की ओर से महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी सभी सीटों पे प्रत्याशी हैं, लेकिन यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी भी देखने को उनके मिल रहे हैं, जो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से, जहां उन्होंने अपना प्रत्याशी की जगह दूसरी पार्टी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं विधायक राजकुमार राउत, उनको समर्थन दिया था, लेकिन उनके प्रत्याशी ने पर्चा वापस नहीं लिया। तो वो सीट भी एक महत्वपूर्ण रहेगी जिसको कांग्रेस देखती रहेगी, क्योंकि सामने जो भाजपा से प्रत्याशी है महेंद्रजीत सिंह मालविया, वो पिछली गहलोत सरकार में कांग्रेस में यहाँ मंत्री थे, अभी भाजपा में शामिल हुए, तो वो सीट भी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी भी भाजपा की ओर से वहां रैली कर चुके हैं। और आज हम बात करें सभी सीटों पे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, उन्होंने आज अजमेर का भी दौरा किया, प्रतापगढ़ का भी दौरा किया। वहीं दिया कुमारी ने भी रोड शो किया था भीलवाड़ा में। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी चित्तौड़गढ़ में आज अपना कार्यक्रम रखा था। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो वहां से सीपी जोशी, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो चुनावी मैदान में है। उस सीट पे भी भाजपा ने अपना जोर लगा रखा है। वहीं हम बात करें बाहर से आए प्रचारकों की, तो कंगना राणावत भी कल से राजस्थान में मौजूद थी और आज उन्होंने बाड़मेर सीट, जो ट्राइएंगल में फंसी हुई है, वहां पे जैसलमेर बाड़मेर 2 जगह रोड शो किया एक ही सीट पे, क्योंकि वहां से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी जो शिव से विधायक हैं वो कड़ी टक्कर दे रहे। वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में उमेदाराम बेनीवाल, जो हनुमान बेनीवाल LLP उसकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, वो मैदान में। और सामने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिनसे दोस्ती निभाने के लिए उनके सारे मित्र, चाहे ग्रेट खलियों, सब 4-5 दिनों से वहीं मौजूद हैं। तो राजस्थान की हम सीटों की बात करें तो निश्चित रूप से सभी जगह कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और रुक कर लेते हैं प्रदीप नामदेव का, जो रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो हमने देखा पीएम मोदी आज जमकर बरसे हैं वहां पर और कहीं ना कहीं विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। तो जिस तरह से अब बयान सामने आ रहे हैं और विपक्ष पर हमलावर रहे हैं मोदी, क्या लगता है, क्योंकि चुनाव प्रचार आज थम गया है 6 बजे से, तो पूरी ताकत सभी दल लगा रहे हैं, खासतौर से बीजेपी? वहाँ का मूल राजनांदगांव पाते चुनाव होगा, यहाँ पर मतदान होगा। अगर बात करें 52 लाख 80,000 जो है मतदाता, 41 जो है प्रत्याशी हैं, आजमा रहे हैं और उनकी किस्मत का जो है फैसला मतदाता करेंगे। 52 लाख मतदाताओं की किस्मत का फैसला करें। लगातार जो है आज पीएम मोदी संविदा में आज सभा संबोधित लगातार जो है भाजपा यहाँ पर। ठीक है प्रदीप, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। मुंबई से हमारे सहयोगी शुभम पांडे जुड़े हुए हैं। शुभम, मुंबई का जो चुनाव है वो कितना दिलचस्प हो चला है, कौन से मुद्दे वहां पर नजर आ रही हैं जिसे ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की जनता वोट देगी? देखिए बिल्कुल 26 अप्रैल को महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान पड़ने वाले हैं, जिसमें से अकोला, बुल्ढाना, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी सीट है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो रोमांचक मुकाबला है वो अमरावती सीट से, जहां पे
नवनीत राणा जो अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहती है, वो इस बार अपना पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो चुकी है, इस बार चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा नांदेड़ वो सीट है जहां पर एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अशोक चौहान वहां का दावा नेता हुआ करते थे, वो फिलहाल पाला बदलकर बीजेपी में है और इस बार बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं कि भाई किसी और उम्मीदवार को आप मतदान करिए और उन्हें जिताइए। देखिए जिस तरीके से अगर हम 19 अप्रैल को जब मतदान हुए थे तो महाराष्ट्र में करीबन 55% वोटिंग हुई थी। देखिए महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसके बाद यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें, यहाँ पर 48 सीटें। तो ऐसे में जो एनडीए गवर्नमेंट है वो ये चाहती है किसी भी तरीके से ज्यादा सीट निकल कर, ताकि जो 400 का पारा नारा लगाया जा रहा है उसमें जो सीटें अगर ज्यादा बढ़ के आएंगी तब ये आसान हो पाएगा। लेकिन देखिए 2019 आंकड़ों की बात करें तो ये 8 सीटों पर बीजेपी और तब उद्धव ठाकरे की शिवसेना 7 चुनाव लड़ेगा तो 8 में से 7 सीटें जो है जीत कर आई थी। देखिए 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी शिवसेना का पलड़ा भारी है और 3 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अब फिलहाल जब शिंदे और शिवसेना की उद्धव ठाकरे शिवसेना दो गुट में खेमे में बढ़ चुका है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि 26 अप्रैल को क्या मतदाता वो बिल्कुल बिल्कुल शुभम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रदीप, आपको एक बार फिर से रुक करते हैं, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर आज कौन से ऐसे बयान रहे जो सुर्खियों में रहे? प्रदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है प्रदीप से, और रुक करेंगे हम जयपुर का, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगभग सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है और आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया है। ऐसे में क्या विपक्ष भी उतना ही एक्टिव आपको दिख रहा है चुनाव प्रचार करते हुए? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष पूरा एक्टिव रहा। गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें जो यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आज उन्होंने बाड़मेर सहित कई जगह जाकर प्रचार किया। वहीं और नेताओं की बात करें, चाहे वो यहाँ पे विपक्ष के नेता टीकाराम जूली हों या सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, लगातार वो प्रचार करते रहे। और एक महत्वपूर्ण बयान आज राजस्थान की राजनीति का मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान लाना चाहूँगा उस ओर। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, वो जोधपुर थे, जब हम जोधपुर रहे, उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके आरोप लगाया। उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान की चर्चा की, उन्होंने कई बयानों की चर्चा की। वहीं उनसे जुड़ा एक पुराना मामला, राजस्थान सरकार को गिराने का जो मामला, जिसमें राजस्थान सरकार के पूर्ववर्ती सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा बड़ी चर्चाओं में थे। उन्होंने भी आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि उस समय अशोक गहलोत ने उन्हें वो टेपिंग करने के लिए कहा था और बाद में एक पेन ड्राइव में वो टेप दिए थे जिसे न्यूज में चलाने को कहा था, जिससे वो अभी तक मुकरते रहे थे। लेकिन आज वो सीएम जो रहे उनके अशोक गहलोत, उनके खिलाफ उनके मीडिया एडवाइजर ने जाके पूरा एक बयान दिया कि जिस दौरान वो सीएम का कार्यकाल था और क्या रहा। तो कहीं ना कहीं इस पे कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। वहीं भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान हो, मंगलसूत्र का बयान, तो गजेंद्र शेखावत ने आज उसका भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वहीं भाजपा के जो राजस्थान के प्रदेश प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने भी जयपुर भाजपा कार्यालय बिल्कुल नरेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। नरेंद्र, अगर हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, तो आज यहाँ पर दिन भर क्या गतिविधियां रही? नरेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? तो चलिए रुक कर लेते हैं, प्रदीप का शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। प्रदीप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, जानना चाहेंगे आपसे छत्तीसगढ़ में फिलहाल क्या कुछ आज गतिविधियां रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज पीएम मोदी ने भी छत्तीसगढ़ का दौरा किया है और लगातार जो 3 सीट हैं उनके जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार दौरा करते रहे हैं। और देखिए अगर बात करें तो राजनांदगांव सीट की बात करें तो वहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस से मैदान में हैं और वहीं उनके दूसरे तरफ जो है सांसद हैं जो संतोष पांडे, वो उनके सामने मैदान में हों। और अगर बात करें महासमुंद सीट की तो वहां से पूर्व गृह मंत्री तामध्वज साहू वहां मैदान में है कांग्रेस से। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा से रूप कुमार चौधरी। देखिए अगर महासमुंद सीट की बात करें तो क्योंकि वहां साहू वोटर्स की जो है संख्या ज्यादा है और महासमुंद सीट का जो है देखिए कहीं ना कहीं पूरा जो योगदान है और प्रत्याशी को जिताने में वो साहू वोटर्स ही तय करते हैं। तो देखिए वहां पर साहू जो वोटर्स हैं वो ही तय करेंगे कि आखिर वहां से किसको
सांसद बनाकर दिल्ली भेजना। और अगर राजनांदगांव की बात चलिए करें तो ठीक है प्रदीप, यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कोई भी राज्य हो, हर एक राज्य में सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनाव प्रचार के दूसरे चरण के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सरगुजा और उसके बाद मध्य प्रदेश के सागर और बैतूल में चुनावी जनसभा कर विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। सरगुजा में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के कांग्रेस पर सीधा सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार टैक्स लगाने की बात कर रही हैं। इसके बाद देश की सियासत में अचानक से नेताओं के बीच गर्मागर्मी का माहौल देखने को मिला और सियासत तेज हो गई। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा हटाने के लिए आशीर्वाद मांगा था। आपने मेरी बात का मान रखा और इस भ्रष्टाचारी पंजे को साफ। छत्तीसगढ़ में जिस तरह कांग्रेस के घोटालेबाजों पर एक्शन हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है। देश में आतंकवाद फैला, किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? देश में नक्सलवाद बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? किसके कारण बढ़ा? साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद होता है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, और बता दें आपको, लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस के वेल्थ सर्वे, पीएम मोदी के लोगों की संपत्ति छीनने के बयान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। और इस बीच ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने विरासत कर को लेकर अपनी राय रखी है। सैम पित्रोदा ने संपत्ति के फिर से बंटवारे पर पार्टी के रुख का समर्थन किया है और इसके साथ ही पित्रोदा ने देश में विरासत कर कानून की वकालत की है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पित्रोदा के बयान से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया गया है, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ कर दिया है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आइए अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका में विरासत टैक्स का जिक्र करते हुए क्या कहा था। America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies,
he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies. तो आपने फिलहाल सैम पित्रोदा को सुना। अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार कौन है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा का पूरा नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। ये नाम पूरा है सैम पित्रोदा का, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। बिल्कुल। और सैम पित्रोदा कौन है ये हम आपको बता रहे हैं। 17 नवंबर 1942 में सैम का जन्म हुआ था। सैम पित्रोदा 1942 में जन्मे, 17 नवंबर वो तारीख थी और ओडिशा के टिटलागढ़ में इनका जन्म हुआ है। तो देखिए, ओडिशा वो जगह है जहां पर 17 नवंबर के दिन ओडिशा के टिटलागढ़ में सैम पित्रोदा का जन्म हुआ था। गुजराती परिवार में पैदा हुए थे सैम पित्रोदा, यानी कि गुजराती परिवार से नाता रखते हैं सैम पित्रोदा। बिल्कुल। और वहीं भारतीय दूरसंचार इंजीनियर और उद्यमी है। इनकी पहचान की अगर हम बात करें तो ये भारतीय दूरसंचार इंजीनियर है, साथ ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। इतना ही नहीं बल्कि आपको ये बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रह चुके हैं सैम पित्रोदा। पूर्व प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह, उनके भी रह चुके। इसके अलावा पूर्व पीएम राजीव गांधी के भी सलाहकार सैम पित्रोदा रह चुके हैं गीतू। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि विदेशों में विरासत टैक्स लगता है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है, तो देश अगर जापान देश की बात करते हैं तो 55% ये टैक्स है। साउथ कोरिया की बात करें तो 50% ये आंकड़ा है। वही इंग्लैंड की बात करें तो 40%। अमेरिका में भी इतने ही प्रतिशत ये टैक्स लगा है। इसके अलावा स्पेन और आयरलैंड की अगर जिक्र किया जाए तो 34% यहाँ पर टैक्स लगता है। जापान और साउथ कोरिया में 55 और 50%। साउथ कोरिया में 50% लगता है और इसके अलावा इंग्लैंड, यूके 40% यहाँ पर टैक्स लगता है। अमेरिका में भी 40% ही टैक्स लगता है। इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि क्या है जो टैक्स का जो पूरा विवाद चल रहा है, तो क्या है इनहेरिटेंस टैक्स भी। तो बिल्कुल। और यहाँ पे बता दें कि इनहेरिटेंस टैक्स में ये संपत्ति कर नहीं है और एक तरह से माना जाए तो नगर, लेकिन ये संपत्ति कर की बात नहीं की जा रही है। टैक्स किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर लगता है, ये बात यहाँ पे की जा रही है इनहेरिटेंस टैक्स पे, यानी कि जीवित रहते हुए ये कर नहीं लगेगा, ये सिर्फ अप्लाई होगा जब किसी की मौत हो जाएगी। तो यानी कि जो उत्तराधिकारी को मिलनी होती है, किसी की मृत्यु के बाद जो संपत्ति उसके उत्तराधिकार को मिलनी होती है, उसी पर ये टैक्स लगता है। बिल्कुल। और संपत्ति के ट्रांसफर होने से पहले ये टैक्स लगता है, यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स में आप देखेंगे कि अगर संपत्ति ट्रांसफर होने वाली है, किसी की मृत्यु हो गई है, उससे पहले ये टैक्स लगा दिया जाएगा। अमेरिका में इस टैक्स का रेट 40% है। तो अमेरिका में जो टैक्स का रेट है वो 40% है। अलग अलग देश में अलग अलग टैक्स प्रतिशत लगता है। अमेरिका के सिर्फ 6 राज्यों में ही ये टैक्स लगता है, यानी कि कहा जाए कि जो पूरे अमेरिका में 40% का हम जिक्र कर रहे हैं कि 40% में ये टैक्स लगता है, तो 40% जो टैक्स है सिर्फ अमेरिका की 6 जगह ऐसी है जहां पर ये टैक्स लगता है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने आज चुनावी जनसभा की शुरुआत केरल से की है। यहाँ उन्होंने कांग्रेस के सर्वे कराने वाले बयान पर निशाना साधते हुए तीखा हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर कहा कि कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। और इसके बाद महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के लिए चुनावी जनसभा कर वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने अमरावती की जनता से वोट मांगते हुए कहा कि बटन अमरावती में ऐसे दबाइए कि उसका करंट इटली में लगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेना देना। और इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान दे देगा। केरल में 3 खेमे पड़े हुए हैं,
एक कम्युनिस्टों का, दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, और तीसरा एनडीए का खेमा हुए। बहनों, दुनिया में कम्युनिस्ट समाप्त हो गए हैं, देश में भी कम्युनिस्ट समाप्त हो गए हैं, और कांग्रेस देश में समाप्त हो गई है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी, सो कॉल्ड इंडी अलायंस अब पूरा एक्सपोज हो चुका है। इंडी अलायंस के दो घटक कम्युनिस्ट और कांग्रेस दिल्ली में तो एक मंच पर आते हैं, केरल और बंगाल में आमने सामने लड़ते हैं। इनकी ये लड़ाई नकली लड़ाई है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में इलू इलू चल रहा है, संभल कर रखना के लिए। ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी पीएफआई का समर्थन लेते हैं। एक कांग्रेस पार्टी, एसडीपीआई ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, और कम्युनिस्ट पार्टी भी पीएफआई के बैन पर। श्याम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर, जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी, कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे, या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता, एन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी रही है। वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं, और देश की कीमत पर उन्हें सत्ता चाहिए। जो विषय वो उचित समझते हैं, वो विषय जो महत्वपूर्ण समझते हैं, जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है, उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत। तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, जिन्हें मोदी सरकार राशन दे रही है। साथ ही उदित राज ने इस बात का भी जिक्र किया कि मेहुल चोकसी, माल्या देश का पैसा लेकर के भाग गए। अगर इनकी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों को मिल जाए तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के उदित राज से न्यूज इंडिया संवाददाता कंचन कनोडिया ने खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा है खास बातचीत में। लोकसभा चुनाव को लेके सभी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व सांसद और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज। सर, श्याम पित्रोदा ने आज एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा, यूएस का एक इनहेरिटेंस के बारे में कहा कि वहाँ की सरकार यदि कोई एक्सपायर कर जाता है तो 45% उनके बच्चों को जाती है उनकी संपत्ति, बाकी 55% जो संपत्ति का हिस्सा वो सरकार ले लेती है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? आपकी पार्टी के बड़े नेता का बयान ही सामने आया, इस पूरे श्याम पित्रोदा के बयान को किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, अगर ईमानदारी से दिखाना तो मैं बयान दूंगा, उसमें एडिट मत करना। मैं आधिकारिक बयान दे सकता हूं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। श्याम पित्रोदा जी का बयान है अपना, उनका सुझाव, मैं बोलता हूं उस पर क्या है उन्होंने बोला है। इस देश में गरीबी अमीरी का फासला बहुत बढ़ा है। 1% लोगों के पास 40% का धन संपत्ति इस देश में है। 26 या लगभग 30 करोड़ लोग ही मनमोहन सिंह के समय में गरीब थे। आज 80 करोड़ गरीब हो गए हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मोदी जी दे रहे हैं। जहाँ तक बात है टैक्सेशन की बात है, ये इस देश के पूंजीपति जो हैं मॉरिशस में, स्विट्जरलैंड बैंक में, दुबई में, कनाडा में
इंग्लैंड में, अमेरिका में संपत्ति खरीदते हैं, एक के पास 10 घर है, हजारों करोड़। तो अगर वो थोड़ा सा पैसा उनका मिल जाए उनके मरने के बाद, तो 80 करोड़ जो लोग आज 5 किलो राशन पर जी रहे हैं, इनको नौकरी दी जा सकती है। मनरेगा में पैसा की कमी है, 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, आज 20 दिन 22 दिन ही हो पा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार कहती है कि पैसा नहीं। 30 लाख नौकरियां का पद खाली है केंद्र सरकार में, सरकार नौकरी पक्की नहीं दे रही कि पैसा नहीं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के खगड़िया और अनंतनाग में चुनावी रैली की और यहां जेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। घमंडिया गठबंधन के नेता 2G से लेकर समुद्र से लेकर आसमान तक घोटाला उन्होंने किया है और इस गठबंधन के नेता या तो जेल में है या फिर बेल पर है। वहीं लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव भी चारा घोटाले से लेकर नौकरी के बदले जमीन घोटाला उन्होंने किया, जबकि पीएम मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में भारत को हर क्षेत्र में विकास के रास्ते पर ले गए, जिस कारण देश आज विश्व की 5वीं बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। सड़कें बदल गई हैं, नहीं तो पहले पता नहीं चलता कि था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। मैंने वो भी दिन देखे, लेकिन आज बदलता भारत, बदलता बिहार, बदलता भागलपुर, ये भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। और ये अंतर राजनीतिक सोच के कारण आया, राजनीतिक तौर तरीके के कारण आया, राजनीति की संस्कृति के कारण आया। पहले आप चुनाव में पूछा करते थे कौन जाति है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, गंगा के ई पार का बा कि ऊ पार के बा, दियरा के है कि कहां का है। आज विकासवाद की राजनीति हो रही है। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट में, मार्केट में भारत ने जापान को पिछाड़कर अब तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गया है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। आपके हाथों में, सबके हाथों में मोबाइल है। आज से 10 साल पहले इसी मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, इसी मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन जापान। आज आपके पास जो भी मोबाइल है उस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। आज एप्पल का मोबाइल भी भारत में बन रहा है। आज भारत आत्मनिर्भर की ओर किस तरीके से आगे बढ़ा है, ये भी आप देख। कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और ये लालू यादव, ये मीसा नाम कैसे पड़ा? मीसा नाम इसलिए पड़ा कि ये जेल में थे, कांग्रेस ने इनको जेल में डाला हुआ था जयप्रकाश नारायण आंदोलन में, और तब मीसा पैदा हुई थी तो उसका नाम मीसा रखा गया था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसमें गए थे। आज कांग्रेस के साथ गांधी मैदान में राहुल गांधी उसके मिसेस गांधी के पोते के साथ बैठ करके गपशप मार रहे हो और घर में मटन बनाना सिखा रहे हो। मटन बनाना, ये दोस्ती, ये हालचाल, ये रवैया। अरे गंगा में बहुत पानी बह गया भाई, कौन कौन दोस्त हो गए, क्या क्या दोस्ती हो गई, कैसी कैसी दोस्ती हो गई। जेपी नड्डा जी की याददाश्त ठीक है। जमुई का उम्मीदवार किस परिवार से आता है, नवादा का उम्मीदवार किस परिवार से आता है, गया का उम्मीदवार किस परिवार से आता है, समस्तीपुर में जो परिवार लड़ रहा है वो किस परिवार से आता है, तो ये उनको जानकारी में नहीं। अध्यक्ष है ना भाजपा के नड्डा जी, थोड़ा चेक भी तो कर लीजिए। जब आते हैं बिहार में भाषण देने, आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं जेपी नड्डा जी? आप बेरोजगारी के मुद्दे पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? आप किसानों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हैं? बिहार में कहां कहां आपने फैक्ट्री लगाई इन 10 वर्षों में, उसकी चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं? जो आप लोग 14 में और 19 में आके भाषण देते थे जनता के बीच में कि जो बंद पड़ी चीनी मिले हैं उसी के चीनी से चाय पियेंगे, तो आज उसकी चर्चा आप लोग क्यों नहीं करते?
तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला है। दरअसल अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक में कथित लव जिहाद में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या के मामले का जिक्र करते हुए कांग्रेस के दूसरे सीनियर नेताओं पर भी सवाल उठाए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की जो सोच है वो देश को टुकड़ों टुकड़ों में देखने की रही है। जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे ही आपकी मौत के बाद वसूली टैक्स यानी कि विरासत टैक्स लगाने का सोच रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र बताता है कि वे आपकी गहनी संपत्ति आदि जांचेंगे और देश के उस समुदाय में बांट देंगे जो इनका वोट बैंक है। है नफरत की दुकान में ये नफरत का सामान इतना भरा हुआ है राहुल गांधी जी ने कि आज देश की टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग को कांग्रेस में शामिल करा लिया और वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए एसडीपीआई, पीएफआई जैसे आतंकवादी सोच के संगठनों को उनका समर्थन ले लिया। ये हालत है कांग्रेस पार्टी। खुद तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन आपके परिवार के खून पसीने की कमाई को भी वसूली टैक्स लगाकर, वसूली टैक्स, ये इनहेरिटेंस टैक्स नहीं, इसको मैं वसूली टैक्स कहूंगा कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे ही आपकी मौत के बाद भी वसूली टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सोच रही है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स पर बयान दिया है। चुनावी मौसम में इस मुद्दे पर पहले ही विवाद हो रहा है। सैम के ताजा बयान पर चौतरफा हमला शुरू हो गया है और कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से भले ही किनारा कर लिया हो, लेकिन बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने में लगी हुई है। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, लोगों की मेहनत की कमाई उनके बच्चों के पास नहीं जाएगी, ये राहुल गांधी के सलाहकार कह रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को खारिज कर दिया गया है। के सलाहकार हैं तो जो लोग मेहनत से कमाते हैं उनकी कमाई उनके बच्चों को नहीं मिल सकती। ये कह रहे हैं राहुल गांधी के सलाहकार, और यही राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि हमारी सरकार हम सर्वे कराएंगे और सर्वे कराएंगे, अधिक पैसा है उनका पैसा लेकर के क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, उनके वाक्य हैं। ये सवाल है। तो कांग्रेस पार्टी की माओवादी सोच है पूरी, जो नीति बहुत पहले छोड़ दी गई। ठीक है, हाँ, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो सोच देश ने पहले भी रिजेक्ट किया है, और जो मेहनत करके अपने को आगे बढ़ाता है, मिडिल क्लास हो, गरीब आदमी हो, भाजपा उनके साथ खड़ी रहेगी। तो वहीं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भारत में विरासत पर कर लगाने की वकालत की है। सैम पित्रोदा के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये बयान कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है। तो आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कहा गया है। देखिए, सैम पित्रोदा का जो बयान है वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी रणनीति है उसका हिस्सा है। मुझे लगता है ऐसे समय में बयान आया है जब देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की गहनों की, संपत्ति की जांच कराकर उस पर कब्जा करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान को तबाह करने का काम किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और देश की जनता आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा जरूर भुगताएगी। ले लो, लेकिन ऐसे हम सर्वे करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये माओवादी मनस्थिति है। ये माओवादी मनस्थिति नहीं चलेगा। अगर आप एक पत्रकार है, अगर आप जीवन भर थोड़ा कुछ कमाई करके आप एक दूसरा। और इसी बीच न्यूज इंडिया से कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी देखिए। आज आप बरेली में आए हुए हैं, किस उपलक्ष्य में आए हुए हैं, और बरेली की जनता को आपने जो जीत का मंत्र दिया है उसमें क्या राज होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव पूरे 80 उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। 17 सीटों पर कांग्रेस और 63 पर समाजवादी।
लेकिन एक मजबूत गठबंधन और बेहतर समन्वय के साथ 80 से 80 सीटों पर एक बहुत अच्छा चुनौतीपूर्ण मुकाबला हम बीजेपी के साथ कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज ये मेरा 28वां लोकसभा थी और यहाँ पर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी से लेकर यहाँ पे हमारे विधानसभा, हमारे ब्लॉक्स और न्याय परिषद के सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उद्देश्य मात्र ये था कि यहाँ पर समाजवादी के भी प्रमुख नेता, उनके भी समन्वय, कांग्रेस समन्वय, एक बेहतरीन तरीके से 5 स्तरीय समन्वय किस प्रकार से हम स्थापित कर सकते हैं ताकि जो 63% वोट है, जो वोट भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के विरोध में है, उस वोट को एकमुश्त रखना और साथ ही साथ इस देश के जितने भी समाज के अलग अलग जाति वर्ग हैं उनकी जनगणना करके देश के आर्थिक व्यवस्था के अंदर उन्हें आर्थिक उनकी हिस्सेदारी उसमें मिले, उसका भी प्रावधान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीडिया से बात करने के लिए। ये अविनाश पांडे जी हमारे साथ इस समय साथ थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव यहाँ पर मौजूद थे, जो कि प्रवीण सिंह ऐरण बरेली से उम्मीदवार हैं। उनके कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंकने बरेली आए हुए थे। कैमरामैन श्रीकांत के साथ मैं अरुण जायसवाल, न्यूज़। और फिलहाल 24 के सिंहासन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।